हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक खरे। और आज हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अपनी हिस्ट्री के कोर्स में व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में जाना, हिस्टोग्राफी के बारे में समझा था, टाइमलाइन के बारे में समझा, एडीबीसी क्या होते हैं, सोर्सेस के बारे में समझते हुए ह्यूमन एवोल्यूशन की तरफ गए थे। यहाँ तक हमारा फाउंडेशन के टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद में हमने प्रॉपर हिस्ट्री से एक सीक्वेंस वाइज टॉपिक लेते हुए स्टोन एज को पढ़ा, जहाँ पे पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक के बारे में जाना। और इसके बाद में लास्ट वीडियो में हमने कॉपर एज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये जाना कैसे लोगों ने कॉपर का एज अ मेटल यूज करना शुरू किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये टॉपिक यूपीएससी से लेके हर एग्जाम के लिए, एक छोटे से एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक में सब जगह फेवरेट टॉपिक माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये एक रिसेंट रिसर्च चल रही है, कंटिन्यूशन अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बनता है हर एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखते हैं। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक डाउट्स जो आपके चल रहे हैं कोर्स से रिलेटेड वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो कोर्स अब चला रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, ये यूपीएससी ऑप्शन के बेसिस पे बना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल और यूजीसी नेट दोनों को हमने इकट्ठे लेके कवर करने की कोशिश करी है। देखिए क्यों इकट्ठा लिया है। दोनों की अप्रोच मास्टर्स लेवल की होती है, मास्टर्स लेवल का ही दोनों कंटेंट आता है एग्जामिनेशन व्यू से। दूसरी बात, जब हम रिसोर्स बुक लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो बुक लिस्ट दोनों की कॉमन चलती है, बस डिफरेंस क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है, ये हमारा रिटन पैटर्न में चलता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न हमारा प्रीलिम्स में बहुत फायदा करता है। जब आप किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो, प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न चाहिए वो यहाँ से पिक हो जाता है। और जब हम यूपीएससी में जीएस की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे पास में इनडेप्थ एनालिसिस मिल जाती है, क्योंकि हम ऑप्शन लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो जीएस पढ़ रहा हूं, मुझे ऑप्शन चाहिए ही नहीं है हिस्ट्री का, फिर मैं इस वीडियो क्यों देखूं, तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट्स को लेके है, वो एक इन डेप्थ व्यू से हो जाए, जिससे आप जब आंसर राइटिंग लिखें तो आप उसको अच्छे बेटर वे में लिख पाए और आपके पास में एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, दूसरी बात, और जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मोर देन सफिशिएंट फैक्ट्स मैंने स्लाइड्स में डाले हैं, तो यहाँ वहां करके आप अगर समझ लेंगे अच्छे से, जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, चाहे वो नेट के पेपर में या फिर आपके प्रीलिम्स में हो, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है रिसोर्सेज की कि मैं इसके बाद में आप क्या पढ़ो, वीडियोस देखनी है, इसके बाद आप क्या देखो। तो देखिए, अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल के लिए तो मैंने कहा है कि आपको भाई उपेंद्र मैम को पढ़ना पड़ेगा, इग्नू के नोट्स भी पढ़ना पड़ेगा और दोनों बुक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और मल्टीपल बुक्स और भी हैं। ठीक है, और अगर आप केवल अपने आप के जीएस तक पढ़ना चाहते हैं, जहां पे आपके जीएस का पेपर 1 जो आपका मेंस का पेपर है वहां तक कंटेंट चलता रहे एक जनरल एस्पिरेंट के हिसाब से, तो आप इनमें से कोई भी बुक ले लीजिए। ओल्ड एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, आर एस शर्मा की बुक ही है, तमिलनाडु एनसीईआरटी ले लीजिए, और बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है वीडियो से कवर करिए। और बस जो आपको फैक्ट्स कवर करने हैं, मटेरियल जहां तक लिमिट रखना है वो इस बुक तक ही लिमिट रखिए, इसके ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यक नहीं है। जीएस वालों को मैं नहीं कहूंगा कि आप उपेंद्र सिंह पढ़िए, बट आप आर एस शर्मा जरूर पढ़िए, और जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन स्लाइड्स में कवर कर लेंगे कि आप अपने आंसर को कैसे ग्लोरीफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स को मैंने कुछ पार्ट्स में डिजाइन किया है। एक्चुअली क्या है, बहुत लंबा टॉपिक है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई देखिए, आप अब जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो कम से कम बीए एमए लेवल का पढ़ रहे हो। ठीक है, जहां पे आपको ये अपेक्षा रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे इस टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप 6 क्लास के बच्चे नहीं हो कि यहाँ पे मैं आपको 1 घंटे में पूरे इंडस वैली कंपाइल कर दूंगा। 1 या 2 घंटे में कंपाइल हो सकती है जब आप इसको समरी के फॉर्म में, रिवीजन के फॉर्म में देख रहे हो, बट यहाँ पे हमारी जो टीचिंग लर्निंग पैटर्न है इन डेप्थ एनालिसिस के हिसाब से जाएगा, तो आपको इस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा और एक पेशेंस के साथ में कहानी जैसे लेके चलनी पड़ेगी। और मैं कोशिश करूंगा ये आपकी जर्नी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहे, जिसमें आप बोर फील ना हो। ठीक है, दूसरी बात, इस चीज को थोड़ा सा एक पार्ट्स में डिवाइड करके किया, स्प्लिट किया, जिससे आपको एकदम से बल्कि फॉर्म में ना लगे इंडस वैली। तो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे उनके अपन को फ्लो देख के चलते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली हम किस समय की बात करने वाले हैं। पीवाईक्यू के बारे में देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इसमें हम नेट और यूपीएससी का ऑप्शन कवर करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बेसिस पे जब आप जीएस का पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे अप्रोच आ रही है, क्योंकि आप जब पूरा क्लासेस देखोगे तो आपको जीएस का ऑटोमेटिकली पेपर पैटर्न समझ में आने लगेगा। ठीक है, सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है हमें टर्म्स में कि सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है। बुक में तो डायरेक्ट टर्म लिखे हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं, वो हम जानेंगे। इंडस वैली के साथ साथ में और क्या कैसा चल रहा था, जो सिमिलर फीचर्स दिखा रहे थे, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी, उनके बारे में समझेंगे। अब बात आती है इंडस वैली की कि भाई इंडस वैली की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी हुई,
फिर उसको नाम कैसे दिया गया, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर फेजेस कौन कौन से आए, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग फेजेस दिए हैं। किसी ने कहा है कि भाई ये इंटीग्रेशन एरा है, तो किसी ने कहा है कि मैचुअल फेज है, ऐसे कर करके अलग अलग फेजेस टर्म्स है। फिर फाइनल टाइमलाइन हम देखेंगे जो हमारे बुक्स में हम यूज करने वाले हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर इसके बारे में देखेंगे इंडस वैली की साइट्स को कैसे पहचाने, कि भाई पर्टिकुलर कोई साइट है उसमें सब चीजें एक सी मिल रही है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस सेम मिल रहा है, फिर इसको कैसे पता करें इंडस वैली की साइट है। उसमें कहीं हम कुछ कुछ फीचर्स देखेंगे क्या क्या ऐसे होते हैं जब हम उसको इंडस वैली का साइट कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पार्ट 1। यहाँ पे पार्ट 2 में हम देखेंगे, मेन टॉपिक हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 कहलाएगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन पे जो डिबेट्स उनके बारे में चर्चा करेंगे, अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्ली हड़प्पन से चलते हुए हम मैच्योर हड़प्पन का जो ट्रांजिशन फेज है, इस फेज को देखेंगे कि भाई जो बीच की जर्नी है इसको थोड़ा सा जूम इन करके हम पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज हमारा पार्ट 3 में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है। देखिए पूरा जो इंडस वैली पे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली मैच्योर हड़प्पन फेज से आते हैं। वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम्स और जो टाउन प्लानिंग है वो सब मैच्योर हड़प्पन फेज की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें पहले मैच्योर हड़प्पन फेज में देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट वाइज। साइट वाइज मतलब क्या, हम पहले मोहनजोदारो को जूम इन करके देखेंगे, पूरी चीजें मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके बाद में मोहनजोदारो के बाद में हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कर करके पहले हम उनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स पढ़ेंगे। सेंटर्स के बाद में एक हम जनरल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि जो पूरे मैच्योर फेज को जनरल एस्पेक्ट्स में लेकर चलेगा। जैसे जनरल एस्पेक्ट क्या, कि यहाँ पे भैया वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ पे ये अच्छा था, और इनमें भी हम कई इंटरप्रिटेशन लेके चलेंगे कि भाई डिफरेंसेस भी थे, रीजनल वेरिएशंस भी थे। आप ये मत सोचिए हर चीज कॉमन थी, कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी थे, उन वेरिएशंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारे कुछ अलग टॉपिक आते हैं जो अलग इंटरप्रिटेशंस देते हैं, अलग चश्मा लगा के देखेंगे। हम देखेंगे इंडस वैली की मैच्योर फेज में इन्वायरमेंट कैसा था, यहाँ पे सब्सटेंसेस कैसे चल रहे थे, लोग कैसे अपने जीवन चला रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, भाई पॉलिटिकल कैसे स्ट्रक्चर था कि नहीं था, इस पे भी डिबेट्स हैं, ठीक है। फिर रिलीजन के बारे में देखेंगे, भाई रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही हैं, हमने पहले से देखते हैं कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज हमें न्यूलिथिक फेज से मिलती हैं, उनमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। फिर ट्रेड एंड नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, भाई इनका ट्रेड कैसा था, इनका इंटरनल ट्रेड कैसा था। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, विद इन सिविलाइजेशन कैसे रह रहे थे, और आउटसाइड ट्रेड मतलब क्या होता है, जो हमारा मेसोपोटामिया के साथ कनेक्शन कैसे हो रहे थे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 आ जाता है। पार्ट 5 के बाद में हम आखिरी पॉइंट देखेंगे डिक्लाइन और डिबेट। डिक्लाइन के ऊपर डिबेट्स हैं, कोई कहता है कि भाई यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण चेंजेस आए हैं, कोई कहता है फ्लड आ गया था, कोई कह रहा था कि यहाँ पे कुछ और रीजंस हो जाते, तो हर ऑथर्स के अलग अलग इंटरप्रिटेशन जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमारे पास में इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आप थोड़ा सा विश्वास रखिए कि आपको जो कंटेंट में दे रहा हूँ वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको जो बुक पढ़नी है वो मैं स्टैंडर्ड बुक दे रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक इजीली आपको नेट पे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। किसी के नोट्स मत देखिए, अपने नोट्स खुद बनाइए और बुक्स को अच्छे से रीडिंग हैबिट के हिसाब से पढ़ के देखिए। और जो एक ऊपर का एनालिसिस है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे कनेक्ट हो जाए पॉइंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है थोड़ा इन डेप्थ सिलेबस दिखाता है हमें इंडस वैली के एस्पेक्ट को। यहाँ पे ओरिजिन के बारे में पूछने की बात करता है, मेजर साइट, सेटलमेंट पैटर्न, क्राफ्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोसाइटी पॉलिटी के बारे में, डिक्लाइन थ्योरीज के बारे में पूछेगा, ट्रेड पूछेगा, भाई फर्स्ट अर्बनाइजेशन है तो कैसे है, इनके बारे में पूछेगा, ठीक है। सेम चीज हमें ऑप्शन में भी देखने मिलती है। एक बार हम पहले इनकी पीवाईक्यू को एनालिसिस करके देखने की कोशिश करते हैं कि भाई पीवाईक्यू एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं और कैसा एग्जाम पैटर्न चल रहा है। देखें सबसे पहले हम ऑप्शन की पीवाईक्यू को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने जो टाइमलाइन डाला है पेपर की वो ईयर वाइज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है। 79 से हम अपने रिसेंट 2020, 21, 22 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे टाउन प्लानिंग को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और डिक्लाइन। अब देखिए पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज्यादा लिखना पड़ता था, ज्यादा स्पेस मिलता था, तो वहां पे डबल टॉपिक छेड़ते थे एक क्वेश्चन। अब धीरे धीरे करके हमारे पास में पैटर्न में भी चेंज दिख रहा है, हम देखेंगे। हम यहाँ से वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अभी जस्ट वर्ड पकड़ेंगे, क्योंकि हमें ये पता रहे कि किस डायमेंशन में वर्क करना है, किस डायमेंशन तक हमें कितना सीमित रहना है, ठीक है। जैसे टाउन प्लानिंग, डिक्लाइन। इसके बाद में हमें ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इंडस वैली का ट्रेड कैसा था, ठीक है। फिर ट्रेड इनसाइड, विद इन इंडस सिविलाइजेशन और आउटसाइड, मतलब जो हमने पॉइंट समझा कि इनसाइड मतलब इंटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदारो में ट्रेड कैसा था, और आउटसाइड मतलब हड़प्पा और कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ में कैसा ट्रेड चल रहा था। दोनों ट्रेड के एस्पेक्ट समझेंगे, सॉरी। इसके बाद हम देखेंगे डिक्लाइन, कि भाई डिक्लाइन थ्योरी के ऊपर वर्क करेंगे कि कैसे मेजर सिटीज का डिक्लाइन होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भाई ये सडन एंड था क्या, कई ऑथर सडन एंड की थ्योरी देंगे हमें। इंद्र के भी एस्पेक्ट से चीजें मिलेंगी, भाई इंद्र को कन्विक्ट के रूप में देखा गया, एक थ्योरी में बताया गया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर
देखिए ये भी एंड के ऊपर आ रही है भाई, एडोप्टेंट था क्या। फिर इसके बाद ट्रेड के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ रहा है, बरियल कस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आने लगे हैं। बरियल के साथ में हमें फिर से ट्रेड मिलता है, देखिए 1994 में ट्रेड आ रहा है। रिलीजन के ऊपर एस्पेक्ट पूछ रहा है कि रिलीजन के ऊपर आप अपने बातें बताइए, पढ़ी लिखिए, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में हमें इंटरप्रिटेशन देना है। सेलिएंट फीचर्स के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे मेच्योर फेज के बारे में बताना पड़ेगा, क्या क्या एस्पेक्ट है। फिर डिक्लाइन की थ्योरी भी पूछ रहा है, साथ में क्या कॉजेस थे डिक्लाइन के, ठीक है। डिक्लाइन के बाद में 2002 में हमें अर्बन सिविलाइजेशन के वर्ड में ऊपर आया कि भाई क्या एलिमेंट थे कि अर्बन सिविलाइजेशन अपन इसको वर्ड यूज कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबल क्या फैक्टर थे जो डिक्लाइन की सिस्टम था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ के देखिए, फार्मिंग कल्चर आउटसाइड इंडस सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। आउटसाइड इंडस सिस्टम मतलब क्या, हमारे पास में चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। सीएस के ऊपर पूछ रहा है, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, रिलीजियस लाइफ के बारे में पूछ रहा है, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। कैसे इनकी कंजर्वेशन प्लानिंग थी, कैसे वाटर कंजर्वेशन रख रहे थे इंडस सरस्वती सिटीज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, डाइवर्सिटी और सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो जो आपने अभी फ्लो देखा था, उस फ्लो में ही हमने पूरे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके बारे में फिर से डिक्लाइन पूछा 2015 में, और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रेदर देन एक्सटर्नल इन्वेजन। भाई देखिए क्या है, डिक्लाइन के ऊपर कई प्रकार की थ्योरीज है, ठीक है। उन थ्योरीज में एक इकोलॉजिकल थ्योरी भी आती है, एक्सटर्नल इन्वेजन की भाई बाहर से लोग आए होंगे, लोगों ने खत्म किया होगा, ऐसी थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डिबेट के पैटर्न में आते हैं, हम समझेंगे डिबेट क्या होता है। तो ये जो पैटर्न है जहां पर डायरेक्टली बोल दिया जा रहा है, ये डिबेट का पैटर्न है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे एक इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई सेमी एरिड एरिया के बारे में पूछ रहा है, जहाँ पे सैलिन ग्राउंड वाटर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके, जहाँ हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम क्लाइमेट के बारे में समझेंगे भाई कि हड़प्पा के टाइम पे क्लाइमेट कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे एक बात आती है, हमें डिक्लाइन फिर से पूछा जा रहा है, और एक चीज कही जा रही है भाई जो इसका डिक्लाइन था ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिअर्बनेशन, मतलब जो हमारा लेट फेज में क्या क्या चला है, जिसको अपन लोकलाइजेशन फेज भी कहते हैं, उसके बारे में पूरी बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से फिर देखिए मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे एग्रीकल्चर रोल प्ले कर रही है हड़प्पा सिटी के राइज होने के लिए। फिर इकोलॉजिकल फैक्टर कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, और ग्रेजुअल एवोल्यूशन का फिर से बात आ रही है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ रीजनल सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे में बताना है। अब आप एक पैटर्न को थोड़ा समझ के देखिए कि भाई यहाँ पे जो पेपर पैटर्न आ रहा है फ्रॉम 1970s से लेकर अभी तक की जो कहानी चल रही है, इसमें एक छोटी छोटी चीजों को अब इन्होंने एक एस्पेक्ट के रूप में वर्क करने की कोशिश करी है। देखिए कैसे, पहले यूपीएससी डायरेक्ट वर्ड पे क्वेश्चन दे रही थी, आपको ट्रेड के बारे में बताना है, आपको डिक्लाइन के बारे में बताना है। पर अब जो पैटर्न आ रहा है, अब ये बात आ रही है कि भाई डिक्लाइन तो हुआ, बट डिक्लाइन ग्रेजुअल था, ग्रेजुअल था, ये आपको बताना पड़ेगा। तो अब ये जो डिबेट्स हैं, ये डिबेट्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को डील करेंगे तो टॉपिक को जब क्वेश्चन के साथ में लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एनालिसिस हमें 2 पॉइंट पता चलता है, यूपीएससी में 2 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक है डिबेट्स, डिबेट्स मतलब कैसा, भाई ओरिजिन था तो कैसा था, कैसे लोग आए, तो यहाँ पे कई प्रकार की थ्योरीज पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर पे थ्योरी पढ़ेंगे, भाई इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाहिए, इंडस सिविलाइजेशन कहना चाहिए, इंडस वैली ट्रेडिशन कहना चाहिए, या हड़प्पा सिविलाइजेशन कहना चाहिए, हड़प्पा कल्चर्स कहना चाहिए। कई प्रकार की बातें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी पे कई कई ऑथर्स ने अपने विचार दिए हैं कि भाई यहाँ पे प्रीस्ट की प्रॉपर्टी वो पॉलिटी चलती थी, कोई कहता है यहाँ पे एलाइट्स लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो यहाँ पे चला रहे थे। रिलीजन को लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं कि भाई यहाँ का धर्म ऐसा था, यहाँ का धर्म वैसा था। फिर इसके बाद में डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे, डिक्लाइन कैसा था, भाई सडन डिक्लाइन था, ग्रेजुअल डिक्लाइन था, लोग माइग्रेट हो गए, आर्यंस का इन्वेजन का इंटरप्रिटेशन आता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, ये जो टॉपिक थे डिबेट्स थे, दूसरे थे कंटेम्प्रेरी कल्चर्स के बारे में। जैसे हमने पढ़ा कॉपर एज के बारे में पूछा था, चालकोलिथिक कल्चर कि भाई इंडस वैली के पहले कौन से कल्चर्स चल रहे हैं उनके बारे में बताना है। मेसोपोटामिया से हमारा कैसा व्यवहार था, कैसा हमारा ट्रेड थी, कैसा ट्रेडिंग पैटर्न था, उसके बारे में बताना पड़ेगा। कंपैरिजन टाइप कह सकते हो अपन मेसोपोटामिया से। और फिर इसके बाद में जनरल फीचर्स, जैसे जनरल फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जैसे टाउन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वाटर मैनेजमेंट के हमने ऊपर देख लिया है अभी आलेख कि वाटर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, फैक्चुअल बेसिस पे भी आ सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे कह रहे हो कि ग्रिड सिस्टम था, उस ग्रिड सिस्टम के बारे में बताइए। आप कह रहे हो वाटर कंजर्वेशन हो रहा था, उसके बारे में आप अपने विचार बताइए, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं एक बार यूजीसी नेट के अप्रोच से। अब यहाँ पे भले ही हम नेट देख रहे हैं, बट जब अपन यूपीएससी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप ये सोच के चलिए कि ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए, ठीक है। तो अब अपन इसको प्रीलिम्स के अप्रोच में देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल के रखा है। देखिए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि भाई जहाँ पे लोकेशन को आपको मैच द फॉलोइंग फीचर्स में करना पड़ेगा। फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स
द एविडेंस ऑफ रिजर्वायर वाज फाउंड। भाई फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन है, जो हमने बात करी, जनरल फीचर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से हमें एविडेंसेस आते हैं कि भाई ऐसा कौन सा गेम था जिसका एविडेंस हमें इंडस वैली मिलता है ना। एविडेंसेस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यही फीचर्स सेटलमेंट के ऊपर आ रहा है कि हड़प्पा सेटलमेंट में कौन सी चीज थी, कौन सा सेटलमेंट नहीं हड़प्पा के आता है। फिर इसके बाद में देखिए ये भी सेटलमेंट बेस्ड है। आप पढ़ते जाइए, पॉज करिए वीडियो, जूम इन करिए और पढ़ते जा रहे क्वेश्चन, और सबके आंसर साइड में दिए हैं, मैं आपको स्लाइड्स को जूम आउट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिख रहे हैं। यहाँ पे हड़प्पन वेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। हड़प्पन वेट्स के अलावा हम यहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रिक्स की साइज ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेट सिस्टम था, हम आगे देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फीचर्स फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दूसरे क्वेश्चन ये आते हैं, जैसे देखिए ये भी कौन से कल्चर कौन से फेज में दिखता है, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या एविडेंस मिले हैं फीचर्स के, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग है कि भाई कॉपर कहाँ से आ रहा था, अफगानिस्तान से हम क्या ले रहे थे, सब चीजें बात आएगी। फिर इसके बाद में इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एक इंस्क्रिप्शन मिला है हड़प्पा का, वो कहाँ है, फीचर्स है। ट्रेड को लेके क्वेश्चन आ रहा है भाई कि ट्रेड किसके साथ था, फीचर्स को लेके क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय ड्यू टू रिकरेंट ऑफ फ्लड, यहाँ पे फ्लड के ऊपर डिक्लाइन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया है, ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एंगल से, देखिए ये वाला हमारे आंसर्स लिखे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू 11th क्वेश्चंस के लिए, ये वाले आंसर है यहाँ पे, और ये आंसर्स दिए हैं। और यहाँ से हमारे पास में 12th से लेकर 20th क्वेश्चन आते हैं, ये नेट के ऑब्जेक्टिव है, ये नेट की पीवाईक्यू है, ठीक है। इनको आप देखिए, और इसके बाद में जब पूरा चैप्टर पढ़ लें तो आप यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव लगाने का भी ट्राई करिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है टाइमलाइन। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज इमेजिन करने के लिए कहूंगा कि आप अपने आप को इमेजिन करिए जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, और फिर हम अपने आप को एक ईयर में रख के देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने स्टोन एज पढ़ी, यहाँ पे हमने 3 पार्ट पढ़े, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, और फिर इसके साथ में चलने वाला हमने चालकोलिथिक कल्चर भी देखा था। अब देखते हैं कि भाई न्यूलिथिक में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये जान लिया था कि सेटलमेंट बनने लगे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर चल रहा था, एनिमल और प्लांट डोमेस्टिकेशन होने लगा था, लोग एक तरह से विकसित होने लगे थे और धीरे धीरे ग्रेजुअली करके सेटलमेंट की तरफ बढ़ गए थे। अब देखिए इस एज में क्या चल रहा है, आप अपने आप को यहाँ पे 2000 में रख के देखिए, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि 2000 तक हमें चलती है न्यूलिथिक एज, ठीक है। न्यूलिथिक एज अप्रोक्सीमेटली 2000 तक अपन मान के चल रहे हैं, जो अपन टाइम स्टार्ट से यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर पता चलता है चालकोलिथिक कल्चर, जैसे मान लीजिए देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास में पहले न्यूलिथिक सेटलमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारे पास में पता चलता है भाई यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर भी डेवलप हो रहे हैं इस एरिया में। हमने कहा चालकोलिथिक कल्चर भी चल रहा है, ठीक है। इसी के पैरेलल में हमें पता चलता है कि 3200 से यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज समझ में आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई एक पॉइंट पे स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टार्टिंग फेज ऑफ चालकोलिथिक कल्चर एंड एंडिंग फेज ऑफ न्यूलिथिक फेज, ये तीनों लोग एक दूसरे से ओवरलैप थी, तीनों लाइन ओवरलैप चल रही थी एक दूसरे से कल्चर से। तो आप एक चीज इमेजिन करके देखिए कि भारत के किसी किसी हिस्से में न्यूलिथिक चल रही है, न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर चल रहे हैं, अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कहीं कहीं चालकोलिथिक कल्चर डेवलप हो रहा है, और किसी किसी जगह वेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो पहले एक इमेजिन करिए कि ये भारत है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो कोई कल्चर न्यूलिथिक फॉलो कर रहा है, कोई न्यूलिथिक से चालकोलिथिक की तरफ ट्रांजिशन में जा रहा है, कोई चालकोलिथिक में जा रहा है, और कोई कोई इंडस वैली की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स पढ़े, और एक पॉइंट को समझ में आता है अप्रोक्सीमेटली 1000 से 800 ईयर्स के बीच में अपन कह सकते हैं कि तीनों ये फेजेस ओवरलैप हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। इसलिए इनको आइसोलेट फॉर्म में ना रखते हुए हम एक ओवरलैप फेज की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। ये मैंने टाइमलाइन इसलिए समझाई है आपको कि जब हम एक पॉइंट पढ़ते हैं कि इंडस वैली को कॉपर कहां से मिलता है, खेतरी माइंस, जो हमने चालकोलिथिक एज में पढ़ा था, ठीक है। और जब हम एक एग्जांपल लेंगे कि भाई कई न्यूलिथिक सेटलमेंट ही ग्रेजुअली जाके एवोल्यूशन करते करते इंडस वैली की तरफ बढ़े हैं, तो वही बात आ जाती है, न्यूलिथिक एज ही धीरे धीरे करके वही सेटलमेंट जो वेस्ट के सेटलमेंट थे अपने, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करते 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 इंडस वैली ट्रेडिशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि तीनों लोग एक दूसरे से ओवरलैप है, तीनों फेजेस एक दूसरे से ओवरलैप है। अब आगे देखेंगे, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और शायद आपको इंडस वैली की तरफ और एक इंटरेक्शन लर्निंग पैटर्न को हमें अच्छा कर पाए। देखिए हम कई कई ऑथर्स के नाम पढ़ेंगे इसमें। ऑथर्स के नाम कैसे, जैसे मार्क सर के बारे में पढ़ेंगे, एम आर मोगल सर के बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिम शेफर के बारे में जानेंगे, और श्री रत्नागरम व्हीलर के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको नाम क्यों बता रहा हूँ, देखिए जो आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अप्रोच से, जहां से आपको चाहिए कि चीजें सॉर्ट आउटेड हो, आपको सीधे पॉइंट चाहिए, वाटर मैनेजमेंट हो, ऐसा था, ये वैसा था। बट ये कंटेंट कहाँ से आया, ये हमने हिस्टोग्राफी के टॉपिक पढ़ा था। देखिए कई बार क्या पढ़ेंगे आप कि फलाना ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पे ये चीज थी,
एम आर मुगल साहब कहते हैं कि ये होता होगा। जैसे एम आर मुगल साहब के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने खूब सारे आर्टिफैक्ट्स का एनालिसिस किया, एनालिसिस करके बताया कि इट्स एन ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक दिन का रेवोल्यूशन पॉइंट नहीं है। किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने वेदर पे वर्क किया है, वो साइंटिफिक अप्रोच में लेके गए, उन्होंने वेदर और वाटर के बारे में बताया कि भाई पहले पे वेट क्लाइमेट थ्योरी चल रही थी, यहाँ पे ये चल रहा था, यहाँ का डिक्लाइन कैसे हुआ, हमें डिक्लाइन के बारे में रह के सर बताएंगे। कहीं कहीं बलूचिस्तान की किताबें अलग अलग लिखी गई, जिम शेफर्ड ने जहाँ बलूचिस्तान एरिया के बारे में वर्क किया है, मोहनजोदारो की अलग बुक लिखी गई है। ऐसे कर करके मल्टीपल बुक्स को हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद हम पे नोट्स बनाते हैं, जो हम आपको बुक में पिंदर मैडम की बुक देखेंगे तो आपको लास्ट में पॉइंट पता चलेगा रेफरेंसेस, मतलब उनने किस किस ऑथर के वर्क को कॉपी करके उसका रेफरेंस लेके अपना कंटेंट बनाया है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए क्या होता है, जैसे कोई डिबेट है, ये भी डिबेट का टॉपिक है, सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से डिबेट होता है, तो डिबेट पे अलग अलग विचार लिखते हैं। ठीक है, एक ऑथर कहता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग इंडस वैली का डिक्लाइन फ्लड के कारण हुआ होगा। तो ठीक है, एक ऑथर ने थ्योरी दी फ्लड की, अभी थ्योरी कहाँ देते हैं, थ्योरी देते हैं अपनी बुक्स में। समझ में आ रहा है चीज? तो ये जो बुक्स है, यहाँ से अलग अलग इंटरप्रिटेशन थॉट्स मिलते हैं, इकट्ठे बैठ के डिबेट नहीं करते हैं। और ये बुक्स भी अलग अलग पेजेस में बनाई जाती है, कोई 1950s की बुक होगी, कोई 60s की बुक होगी। तो धीरे धीरे करके जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, साइंटिफिक रिसर्चेस के साथ में इन थ्योरीज को भी अपन लोग तोड़ते जाते हैं कि भाई तो थ्योरी खत्म है, इसका क्रिटिसिज्म आ गया है। ऐसे कर करके डेवलपमेंट होता है हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन का। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक ऑथर ने कहा फ्लड का, एक ऑथर ने कहा अर्थक्वेक का, फिर इनको ही क्रिटिसाइज करेंगे अलग अलग ऑथर। तो यहाँ से एक लिटरेचर का फॉर्म बढ़ता जाता है, जो आज के टाइम मॉडर्न हिस्टोग्राफी वर्ड यूज करते हैं अपन लोग। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले इंडस वैली को स्टार्ट करने से पहले अपन एक चीज जानेंगे कि भाई कुछ वर्ड्स तो पता ही नहीं है, जैसे सिविलाइजेशन, हम बचपन से तो सुनते आते हैं, सिविलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, बट आज तक हमें जानने की क्या है। तो अभी आप अपने आप को इंडस वैली के फेस से हटाइए और आप एक हिस्टोरियन है जो इतिहास लेखन का काम कर रहा है, मतलब इतिहास लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, अब आप लिखना, इतिहास को आपको लिखना है। अब आपने रिसर्चेस देखी कि भाई हमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि फलाना इतने टाइम के पीरियड में कई ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो अभी तक अपन लोग न्यूलिथिक के बारे में पढ़ रहे थे कि सेटलमेंट है, बट ये सेटलमेंट एक बहुत अच्छे रूप में विकसित होकर दिखते हैं। ठीक है, सिटीज बन रही हैं, पैटर्न समझ में आ रहा है। तो आपने सोचा कि भाई चलो इस चीज को हम नाम क्या दें, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको सिविलाइजेशन वर्ड कहना चाहिए, किसी ने कहा इसको ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कहना चाहिए। अब ये चीज तो चल रही है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, अब देखिए इंडस वैली कॉन्टेक्स्ट में देखो। अब क्या होता है, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट, वो कल्चर। कल्चर मतलब क्या होता है, कल्चर एक छोटी सी एरिया में, जैसे एक मान लीजिए आपने अभी तक पढ़ा था आहार बनास कल्चर हो गया, जोधपुरा कल्चर हो गया। ठीक है, ऐसे कई कल्चर इंडिया में चल रहे थे। सिमिलरली जब एक कल्चर मल्टीपल कल्चर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, जैसे अभी तक आपने देखा था कि आहार और बनास कल्चर अलग अलग, आहार बनास कल्चर हो गया, जोधपुरा गणेशपुरा कल्चर हो गया, लोग अलग अलग फेज में चल रहे हैं, अलग अलग ऊपर नीचे चल रहे हैं। बट जब सिमिलरली जैसे कल्चर 1 ये है, कल्चर 2 ये है, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं, आपस में ट्रेड करने लगते हैं, एक दूसरे से चीजें सीखने लगते हैं, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी देखने लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप एक कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, उस कॉलोनी को अपने नाम, उस पहले कॉलोनी में रहते हो, एक घर ये है, घर 1, घर 2। अब घर 1 में जो बच्चा रहता है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, और घर 2 में जो बच्चा रहता है वो अच्छा गाना गाता है। अब जब आप दोनों की दोस्ती हुई, आप दोनों आपस में साथ में घूमने लगे, पार्क में बैठने लगे, तो आपने चीज देखी कि भाई जो उसने मुझे पेंटिंग सिखाई और मैंने उसको गाना सिखाया। ठीक है, तो आपने अपनी चीजों को एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज के साथ में यूनिफॉर्मिटी देखने लगती चीजों की, अरे भाई आज चलो तुम गाना गाओ, मैं गाना गाऊंगा, मैं पेंटिंग बनाना सिखाता हूँ। धीरे धीरे करके जब ये चीजें कॉमन होने लगती हैं, तो उसको अपन कहते हैं सिविलाइजेशन। जब मल्टीपल कल्चर्स, जैसे ये कल्चर 3 हो सकता है, फिर उसके बाद में कल्चर 4 हो सकता है, जब एक दूसरे से मिलने लगते हैं ये, तो अपन कह सकते हैं जैसे ये कल्चर 1, कल्चर 2, कल्चर 3, कल्चर 4, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, तो करते करते अपन ये जान जाएंगे कि जो पूरी चीज है ये यूनिफॉर्म होने लगी। यूनिफॉर्मिटी समझते हैं क्या? एक दूसरे के एक्सचेंजेस के साथ में पॉइंट समझ में आता है कि भाई ये लोग कॉमन चीजें फॉलो कर रहे हैं, कॉमन पैटर्न यूज कर रहे हैं, कॉमन बातें फॉलो कर रहे हैं, कॉमन स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। तो जब कल्चर धीरे धीरे करके मल्टीपल कल्चर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो पता चलता है इंटरेक्शन के साथ में यूनिफॉर्मिटी आने लगती है, स्टैंडर्डाइजेशन होने सकता है, सिमिलरिटीज दिखती है और होमोजेनिटी दिखने लगती है। तो धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं कि कल्चर अपने विकसित रूप की तरफ जा रहा है, जिसको अपन सिविलाइजेशन कहेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अभी तक अपन जो कहते थे कि कल्चर एक सीमित क्षेत्र में है, यहाँ पे कल्चर फॉलो हो रहा है, बट जब मल्टीपल कल्चर इकट्ठे मिलने लगे, ठीक है, तो अपन ने कहा कि भाई ये सिविलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे कि यहाँ का जो कल्चर है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे जो कॉमननेस दिख रही है, इस कारण से अपन इसको कहेंगे सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे सिविलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कल्चर, मतलब मल्टीपल कल्चर जब इकट्ठे मिल जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाएंगे, तो अपन उसको सिविलाइजेशन कहेंगे। ठीक है,
अब कल्चर के बाद में, जैसे अभी तक अपन कल्चर कल्चर वर्ड यूज करते थे, अब कल्चर की ही एडवांस स्टेज को अपन सिविलाइजेशन कहेंगे। मतलब अब अपन एक स्टेप ऊपर बढ़ गए कल्चर के लेयर को लेके, ठीक है। अब जब कल्चर की एडवांस हो जाता है तो उसको सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन अरोज फ्रॉम वेरियस कल्चर कमिंग टुगेदर, मतलब मल्टीपल कल्चर्स इकट्ठे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो अपन उसको कहते हैं सिविलाइजेशन है। इसके पहले अपन ने वर्ड सिविलाइजेशन वर्ड क्यों यूज नहीं किया, सोचा आपने कभी? क्योंकि यहाँ पे लोग अपने अपनी मनमर्जी वाले काम कर रहे थे। जैसे न्यूलिथिक में भी आपको याद होगा कि लोग अपना अपना काम कर रहे थे, आर्कियन कल्चर में अपने टूल्स बन रहे थे, एक सेपरेट एरिया चल रहा है, किसी से इंटरेक्शन नहीं चल रहा है। वैसे कॉपर में भी अपन ने देखा था कि हाँ बनारस एक साइड चल रहा है, जोधपुर अलग चल रहा है, सरावला कल्चर अलग चल रहा है। बट अब यहाँ पे अपन ने सिविलाइजेशन वर्ड क्यों किया? क्योंकि पता चलता है कि भाई ये वाला कल्चर जो है, कल्चर ए है, कल्चर बी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, कल्चर बी है, कल्चर सी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, और ए और सी के बीच में इंटरेक्शन है। जब इंटरेक्शन और यूनिफॉर्मिटी दिखने लगी तो हमने कहा भाई ये लोग कल्चर तो थे अलग अलग, बट ये लोग इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे यूनिफॉर्मिटी शेयर कर रहे थे, इकट्ठे आइडियाज शेयर कर रहे थे, इकट्ठे पैटर्न शेयर कर रहे थे। इस कारण अपन ने कहा कि भाई ये सिविलाइजेशन है। तो हमने अपने इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट को, जो पहले कल्चर के रूप में जाना जा रहा था, उसको अपन टर्म देने लगे, नहीं भाई ये छोटे छोटे कल्चर नहीं है, इकट्ठे ग्रुप है इनका, और इनको अपन सिविलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास पहला पॉइंट आता है सिविलाइजेशन, ठीक। इसके पहले हमने एक पॉइंट जाना था, एक जब सिंगल आर्टिफैक्ट मिलता है तो उसको अपन कहते हैं आर्टिफैक्ट। जब वो ज्यादा मिलने लगते हैं तो अपन उसको धीरे धीरे करके कल्चर की तरफ लेके जाते हैं, फिर कल्चर से अब हम पॉइंट समझ गए सिविलाइजेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन तो ठीक है भाई, आपने कहा कि चलो ठीक है, ग्रेजुअली कल्चर सब इकट्ठे मिलने लगे, इंटरेक्शन करने लगे, तो अपन ने उसको कल्चर से सिविलाइजेशन का वर्ड यूज दे दिया। अब देखिए आपको बताएं कि जब अपने इंडस वैली है, इंडस वैली को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इनको फिर से पढ़ेंगे अच्छे से, कुछ चिंता की बात नहीं है। तो जो अर्ली फेज है, जैसे क्या है, अभी एक पल को इमेजिन करिए, आप इंडस वैली के पहले वाले फेज में, प्री इंडस वैली फेज में बात कर रहे हैं। तो प्री इंडस वैली फेज में आप देखेंगे यहाँ पे रीजनल कल्चर्स चल रहे थे, अलग अलग भारत के क्षेत्र में अलग अलग कल्चर चल रहे थे, ठीक है। अब इन कल्चर्स को धीरे धीरे करके ये लोग अपने अपने आइसोलेशन में थे। जब आप अर्ली हड़प्पन फेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाई कल्चर एक दूसरे से मिलते नहीं थे, इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, समय आगे बढ़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि जब इनका मैच्योर फेज आता है, मैच्योर फेज आता है हड़प्पा का, तब पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। जब इंटरेक्शन करने लगे, वो फेज मैच्योर फेज था, उसी इंटरेक्शन के कारण हमारे पास में कल्चरल होमोजेनिटी आती है। कल्चरल होमोजेनिटी कहां तक आती है आप नोटिस करेंगे, ज्योग्राफिकल स्पेस, लार्ज डिजाइन ऑफ हाउसेस, क्राफ्ट प्रोडक्शन, वाटर मैनेजमेंट, कई जगह सिमिलरिटीज दिखती हैं, बट ये सिमिलरिटीज हमें अर्ली फेज में नहीं दिखती हैं। ये सिमिलरिटीज हम मैच्योर फेज में देखती हैं, और लेटर फेज में भी ये चीज डिक्लाइन की तरफ जाने लगती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा फेज है, ठीक है। तो जो इसमें सेव फेज में, इंडस वैली के पूरे फेज में, हम सिविलाइजेशन वर्ड केवल उसी फेज को कहेंगे जो हमारा मैच्योर फेज है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब भी बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब वर्ड सिविलाइजेशन दिख रहा है, अब हमेशा याद रखिए मैच्योर फेज की बात कर रहा होगा, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन वाला पॉइंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन में लोग रह रहे थे। और जब ग्रेजुअली जब एंडिंग फेज आता है, लेटर वाला फेज, तो यहाँ पे आइसोलेशन से भी यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगता है, लोग अपने अपने अलग अलग होने लगते हैं। तो सिविलाइजेशन वर्ड सबसे बेटर है कि अगर मैच्योर फेज को ही कहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अर्बनाइजेशन। भाई आप सिविलाइजेशन वर्ड तो समझ गए, अब अर्बनाइजेशन के ऊपर भी कई ऑथर्स के डिबेट चलते थे कि भाई अगर हम अर्बनाइजेशन कहें तो किसे कहें। अब अर्बनाइजेशन का वर्ड मतलब होता है जब एक छोटा सा सेटलमेंट, जो पहले छोटा सा गांव था, वो सिटी बनने लगा, मतलब इमरजेंस ऑफ सिटीज। तो जब एक छोटा सा सेटलमेंट एक सिटी बनने लगता है तो अपन उसको कहते हैं, लेते हैं अर्बन। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो कि आज आपके आसपास में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बहुत बड़ा शहर बनने वाला होगा, तो अपन कहेंगे ना उसको कि भाई अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। पढ़ा होगा आपने, जनरल अर्बनाइजेशन होता है, माइग्रेशन करते हैं पीपल, यहाँ पे एग्रीकल्चर से ये होता है वो होता है, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन का मतलब हिस्ट्री में क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके पहले में जानना चाहते हैं कि भाई अर्बन सिटी आज के टाइम पे इंडिया में कौन सी होती है, मतलब क्या ऐसा क्राइटेरिया, हमें कुछ क्राइटेरिया तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि इसको हम अर्बन सिटी कहें। ऐसा क्या क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया है जिसके कारण हम किसी सिटी को अर्बन कहें? तो गवर्नमेंट कहती है भाई कि किसी सिटी को अर्बन जब कह सकते हो जब वहां की पॉपुलेशन 500,000 प्लस हो, पहला पॉइंट, ठीक है। और 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड ना हो, मतलब वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। अब एक पल को सोच के देखिए, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है। अब अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन जब फॉलो कर पा रहे हैं आपके पास में खाने के रिसोर्सेस हैं, अगर आपके पास में खाना नहीं होता तो आज आप खाना ढूंढ रहे होते कहीं ना कहीं, ठीक है, आप एग्रीकल्चर कर रहे होते। तो मतलब अगर आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड के आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप नॉन एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि आप नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में आते हो।
तो जो भी सिटी जहाँ पे 75% से ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में, मान लीजिए वो ट्रेड एंड कॉमर्स में बिजी हो, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो क्राफ्ट पर्सन हो सकते हैं, बट वो फार्मर नहीं है, केवल 25% ही फार्मर हो, बाकी रेस्ट लोग प्रोफेशन अलग हो, ठीक है, तो उनको सिटी में डाला जाएगा। तो जो डेंसिटी हो, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हो, तो मतलब 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर अगर रह रहे हैं, तो हम कह पाएंगे कि भाई ये अर्बन सिटी है। अब भाई अर्बनाइजेशन का आज का टर्म तो हमने समझ लिया। अब अर्बनाइजेशन का मतलब हिस्टोग्राफी में क्या होता है, इतिहास लेखन में, इतिहास लेखन के टाइम पे अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब हम जानेंगे कि भाई इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, बुक्स लिखी जा रही थी, हमने चर्चा करी थी, बुक्स चल रही हैं। एक ऑथर ने एक ट्रेंड दिया, उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है, इनके अकॉर्डिंग ये चीज है, इनके अकॉर्डिंग ये चीज है, इनके अकॉर्डिंग ये चीज, ऐसे कर करके हमने अलग अलग ऑथर से ट्रेंड लिए समय समय के अनुसार। 1950s में, 60s में कोई ऑथर ने बुक पब्लिश करी, फिर 70 में करी, ऐसे करके हमें 3 ट्रेंड जनरली समझ में आते हैं, जिसके कारण ऑथर्स कहते हैं कि अगर किसी आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट को, कोई जनरल सेटलमेंट है, उसको हमें सिटी का नाम देना है, तो हमें क्या क्या फीचर्स उसके अंदर देखने चाहिए। ठीक है, तो पहला ट्रेंड बोलता है कि भाई, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं जो ट्रेंड 1 फॉलो कर रहा है, आप सेकंड फॉलो कर रहे हो, एक थर्ड फॉलो कर रहा है, आपका जो अपन का कॉमन दोस्त है। मैंने कहा, मैं ओल्ड स्कूल में हूं, मैं पुराना वाला राइटर हूं, मैंने कहा यार कि देखो, मुझे लगता है राइटिंग होनी चाहिए, अगर स्क्रिप्ट है तो हम उस चीज को कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन है। दूसरा कहा, बड़े बड़े मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, किला होना चाहिए, फोर्टिफिकेशन होना चाहिए टाउन में, घर अच्छे अच्छे बनने चाहिए, तब मैं कहूंगा कि भाई वो अर्बनाइजेशन है। और लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। कुछ समय बाद आप आए, आपने कहा कि यार सात्विक सर, आप कह तो रहे हो, बट मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही, मैं एक नया इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करता हूं। तो आपने अपनी बुक में लिखा कि मेरे अकॉर्डिंग, अगर किसी शहर को, अगर किसी सेटलमेंट को, आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट को हमें सिटी बताना है, तो हमें कुछ क्राइटेरिया देंगे। वो 3 क्राइटेरिया आपने क्या दिए? साइज, सेटलमेंट का साइज कुछ फिक्स हो आपने बताया। फिर कहा आर्किटेक्चर फीचर्स होने चाहिए, स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आर्किटेक्चर डिजाइन समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए वेट्स एंड मेजर्स। मतलब क्या? जो उनके वेट्स एंड मेजर्स है, ब्रिक्स बनने की साइज होती है, उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए। घर की हाइट को यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो रोड कट रही है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अपन नाप रहे थी तो एक थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि भाई किसी बंदे ने एक इंजीनियरिंग डिजाइन से बनाया है। फिर आपके बाद, आपकी 10 साल बाद एक और बच्चा आता है, वो एक बुक लिखता है, ट्रेंड 3 कहते हैं उसको। वो कहता है कि भाई ठीक है, आपने सेटलमेंट वगैरह की साइज बोल दी, कोई बात नहीं, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि किसी चीज को सिविलाइजेशन या सिटी जब कहेंगे हम, जब वहां पे कल्चरल होमोजेनिटी देखने लगे लोगों में, कल्चरल होमोजेनिटी देखने लगते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल देखता है, तब हम उसको कहेंगे। मतलब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लेके गया, जो अपन मॉन्यूमेंट से हट के एक सोचने वाली शक्ति को लेकर उसने ट्रेंड को डिफाइन किया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब क्या, कि उनको लगता है कि भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है, पॉलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे कल्चरल होमोजेनिटी दिख रही है, भाई सबके घरों में एक ही चीज दिख रही है, सबके एक सा पैटर्न समझ में आ रहा है। इन कारणों से हमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि 3 प्रकार के ट्रेंड्स देखेंगे, जिन ट्रेंड्स के अनुसार आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने किसी सेटलमेंट को हिस्ट्री की सिटी की कैटेगरी में जज करना शुरू किया। अब आप एक पॉइंट सोचिए, अभी तक हम न्यूलिथिक में समझ रहे थे कि लोग सेटलमेंट बना रहे हैं, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, अब हम सेटलमेंट से आगे बढ़ के सिटी फॉर्मेशन की बात करने लगे। ठीक है, तो ये सिटी फॉर्मेशन समझ गए हैं आप शायद, कि सिटी मतलब क्या होता है, अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। अब भाई आपको ये तो पता चल गया कि ऑथर्स ने अलग अलग क्राइटेरियाज बताए। अब बट आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि छोटा सा सेटलमेंट, जो अभी तक हम न्यूलिथिक में सेटलमेंट के नाम से पढ़ते आ रहे थे कि भाई यहाँ पे लोग रहते हैं, मेहगढ़ के पास लोग रह रहे हैं, यहाँ पे हड़प्पा के आसपास में कहीं पे कल्चर में लोग रह रहे हैं, वेस्ट में लोग रह रहे हैं, कि सिटी बना कैसे? दिमाग में तो आया होगा ना कि क्या ऐसे रीजंस थे कि छोटा छोटा सा जो शहर, छोटी सी बस्ती थी, एक गांव थी, जहां पर हम विलेज यूज कर रहे थे, विलेज टाइप ऑफ पैटर्न यूज कर रहे थे न्यूलिथिक तक, वो एक सिटी वर्ड यूज करने लगे भाई। तो मैं आपको बताऊं कि अलग अलग ऑथर्स ने फिर यहाँ पे भी अपनी बातें बताई, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। इन्हीं थ्योरीज को अपन लोग डिबेट्स के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, अब एक ऑथर है, फिर से मैं, आप और एक अपने दोस्त बन के देखते हैं। मैं पॉलिटिकल थ्योरी दूंगा, आप सोशल थ्योरी दोगे, आपके बाद जो एक दोस्त है अपना इमेजिनेशन वाला फ्रेंड है, वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बात करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं पॉलिटिकल फैक्टर दूंगा, पॉलिटिकल फैक्टर वैसे दिया है जॉर्डन सोइजबर्ग ने। अब ये कहते हैं भाई कि राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर, उन्होंने कहा कि कोई छोटा सा सेटलमेंट, सिटी जब बनता है जब वहां पॉलिटिकल चीजें चलती हैं। कैसे? किसी शहर का राइज और फॉल होता है, तब एम्पायर बनते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सेंटर एक कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए हाईलाइट होता है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं एलाइट कंट्रोल, एलाइट रहते हैं, हो सकता है यहाँ पे एलाइट्स कंट्रोल करते होंगे, या मिलिट्री पावर रहती है, पॉलिटिकल अफेयर रहते हैं, जैसे मगध। अब देखिए एक पॉइंट को, जैसे आज के टाइम पे अपन दिल्ली का एग्जांपल लेके चलते हैं। दिल्ली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर है। यहाँ पे हमारे पास में राज्यसभा है, हमारा पार्लियामेंट चल रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट के साथ साथ आपको पता चले जितनी मिनिस्ट्रीज हैं भारत की, फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, सब वहीं पे सेक्रेटरीज में है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है
कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ बैठती है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी होने लगता है लोगों का। कैसे अट्रैक्शन होने लगता है? यहाँ पे जैसे जो नेशनल स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, DU JNU सब दिल्ली में है, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है लोगों को। तो जो छोटे छोटे शहर के बच्चे हैं DU की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो एक माइग्रेशन ऑफ पीपल भी होता है। क्यों? पॉलिटिकल सेंटर के कारण। तो अगर वहां पे पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिल्ली में है, पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली में है, तो एक अट्रैक्शन बनता है दिल्ली। इस कारण से दिल्ली धीरे धीरे करके एक छोटा शहर होकर भी बड़ा बड़ा शहर बनने लगता है। और यहाँ से हमें अर्बनाइजेशन का एस्पेक्ट समझ में आता है कि भाई कैसे छोटा सेटलमेंट बड़ा बनता जा रहा है, बिकॉज वहां पे पॉलिटिकल रीजन है कि वहां पॉलिटिकल वर्क चल रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सोशल वर्क। रॉबर्ट मैक एडम्स कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपकी पॉलिटिकल बात को सहमत करता हूं, बट मैं कहता हूं कि कोई विलेज जब सिटी बनता है, जब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसे? रिलेशनशिप बिटवीन सिटीज एंड हिंटरलैंड्स। हिंटरलैंड्स मतलब बाहरी क्षेत्र, शहर के बाहरी क्षेत्र। मतलब इनका कहना था कि कोई भी गांव सिटी पे डिपेंड होता है और सिटी एक गांव पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सरप्लस बन रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर सरप्लस बना। अब एग्रीकल्चर सरप्लस बनने के लिए गांव गांव वाले को बेचने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो वो एक सिटी में गया। ठीक है, इस कारण से सिटी की डिमांड बढ़ी। दूसरी बात, एग्रीकल्चर सरप्लस को रखना है कहीं पे, स्टोरेज के लिए कहां पे? भाई वेयर हाउस, ग्रेनरी हमारे पास सिटीज में होती है। इस कारण से पता चलता है कि एग्रीकल्चर सरप्लस के कारण भी कहीं कहीं इमरजेंस होता है सिटी का। ठीक है, सिटीज में सेफ सेंटर फॉर सरप्लस स्टोरेज। ठीक है, और जब एक सिटी में कई कारणों से एक विलेज और सिटी का इंटरेक्शन होने लगता है, तो सिटी बिकम अ अट्रैक्टिव सेंटर फॉर लर्निंग, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, फिलोसफिकल डिबेट्स, रिलीजियस आइडियाज। धीरे धीरे करके मैं कह सकते हैं कि सिटी अट्रैक्ट करती है टैलेंट। जैसा हमने कहा ना, दिल्ली में मल्टीपल फील्ड्स हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, मल्टीपल एनजीओस चल रहे हैं। तो जो बच्चा इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो दिल्ली में जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली मुंबई में देखिए, मुंबई में फिल्म कल्चर का इतना अच्छा हाईलाइटेशन है कि कई लोग कहते हैं कि भाई अगर मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो मुझे मुंबई में जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो छोटे छोटे शहर के लोग हैं वो मुंबई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट का पॉइंट हुआ, क्रिएटिविटी का पॉइंट हुआ, जैसे आज के टाइम पे फिलोसफिकल वे में कह सकते हो, रिलीजियस आइडियाज के कह सकते हो कि आजकल के लोग हरिद्वार उत्तराखंड साइड ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पीस मिलती है, वहां पे उनको अच्छा लगता है, धार्मिक वातावरण मिलता है। इस कारण से भी एक कनेक्शन चल रहा है बिटवीन पीपल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और फैक्टर आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब भाई ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देते हैं क्या, कि भाई अगर कोई छोटा सा सेटलमेंट है, ठीक है, अगर छोटा सा सेटलमेंट है उसको अपन को सिटी बनाना है, तो उसके पीछे के टेक्नोलॉजिकल रीजन होते हैं। जैसे गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं, ये वही है जिन्होंने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन वाला टर्म दिया था। ये मार्क्सिस्ट आर्कोलॉजिस्ट है। इनका दृष्टिकोण कोई भी चीज को देखने का मार्क्स के आइडियोलॉजी से रखते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे। ये कहते हैं कि भाई अगर हमें किसी भी चीज को सिटी बनाना तो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहली बात क्या, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, डेंसली पॉपुलेट होना चाहिए, मतलब कि कम स्पेस में ज्यादा लोग रहे, पॉपुलेशन में फार्मर्स हो बट उससे ज्यादा क्या कहते हैं अपने पास में क्राफ्ट पर्सन हो, मर्चेंट्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, ऑफिसर हो, पीस हो, और सब लोग सरप्लस ऑफ फूड्स पे डिपेंड हो। मतलब सीधी सीधी बात है जो आज के टाइम पे 75% वाली बात है ना, 75% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर फील्ड है जो सरप्लस ऑफ फूड पे डिपेंडेंट है, वो होने चाहिए। ठीक है, फार्मर सरप्लस देंगे रूलिंग एलाइट को एज अ टैक्स, मतलब राजा को फार्मर एज अ टैक्स पेमेंट कर रहा होगा। बड़ी बड़ी मोनूमेंटल बिल्डिंग होनी चाहिए, कोई भी सेटलमेंट है इसको कैपेसिटी कह रहे हैं उसमें एविडेंस मिलने चाहिए। उनका ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए किससे? राजा से भी, लोकल सोसाइटी से भी, और सरप्लस में उनका ट्रेड चलना चाहिए। और उसके बदले में राजा सिक्योरिटी देगा, प्लानिंग करके देगा, ऑर्गेनाइजेशन बना के देगा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। राइटिंग होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, आर्टिस्ट होने चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी देखना चाहिए। और इस तरह से पता चलता है कैसे एक छोटा सा सेटलमेंट एक सिटी की तरफ बढ़ता है। भाई अपर गॉर्डन चाइल्ड को भी कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया। सम ऑथर कहते हैं कि भाई जो आप अर्बन रेवोल्यूशन वर्ड यूज बोल रहे हो कि भाई सिटी, इनका कहना यह था कि जो सिटी है एकदम से रेवोल्यूशनरी फॉर्म में अर्बन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। कई ऑथर्स कहते हैं कि भाई जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है ना, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, दिन प्रतिदिन चेंजेस होता है। आप हमसे मिलते हो, हम आपसे मिलते हैं। आप 4 बार जब सिटी में जाओगे तब आप वहां से कोई चीज सीखते आओगे। अच्छा, आपको कभी एग्जाम्पल पता चला होगा, जब आप किसी शहर जाते हो, बड़े शहर जाते हो अपने लेवल से, जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अब डिस्ट्रिक्ट से उठ के आप किसी शहर जाते हो, तो आप उस शहर के अकॉर्डिंग अपने वे को चेंज करते हो, रहने करने के तरीके को चेंज करते हो। आप अपने लोकल लैंग्वेज के हट के आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करना शुरू कर देते हो। आप तुम की जगह आप वर्ड यूज करना शुरू कर दोगे। आप अपने बुंदेली नेटिव, जैसे मान लीजिए मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, तो कई कई क्या होता है, अपनी मॉडर्न सिटी की तरफ दिल्ली जाता है तो बच्चा बुंदेली इग्नोर करके एक स्टैंडर्ड हिंदी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो जो परिवर्तन अपने जीवन में लाते हो, वो चीजें परिवर्तन ग्रेजुअल होता है, एकदम से नहीं आता है। वो परिवर्तन लाके जब आप वापस कहीं आते हो, शिफ्ट होते हो, ऐसे धीरे धीरे करके ये पॉइंट है रेवोल्यूशन का, अर्बन एवोल्यूशन का, ये भी एक एवोल्यूशनरी पॉइंट है। मतलब कुछ चीजें रातों रात नहीं होती है,
रातों रात एक छोटा सा गांव सिटी नहीं बनता है। उस गांव को सिटी बनने के पहले भी वो एक ब्लॉक लेवल से स्तर से भी जूझता है। ब्लॉक के बाद में फिर वो एक तहसील, मतलब ब्लॉक तहसील आप सुने होंगे, फिर ब्लॉक के बाद में फिर वो एक सिटी बनता है। तो हो सकता है जो आज आपका गांव है 25 साल बाद एक ब्लॉक बन जाए, ब्लॉक के बाद में फिर एक सिटी बन जाए। इस कारण से कहीं ना कहीं चीजें हमें समझ में आती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। इनको दूसरा क्रिटिसिज्म भी मिला कि भाई ये जो क्राइटेरिया है आपकी ओवरलैपिंग है, 10 क्राइटेरिया आपने दिया है ओवरलैपिंग है। और अगर आप कह रहे हो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होना चाहिए, मोनूमेंटल होना चाहिए, बट ये तो हमें पहले के चीजों में मिलता है। जब आप देखोगे न्यूलिथिक फेज में तो पता चलता है कि अफगानिस्तान के साथ में इंडिया का ट्रेड चल रहा था, न्यूलिथिक कल्चर्स का जो वेस्ट में थे। हमें पता चलता है कि लंबे लंबे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड न्यूलिथिक सेटलमेंट में थे। बट ये चीजें आप कैसे बोल पा रहे हो अर्बनाइजेशन में भी ट्रेड का लॉन्ग डिस्टेंस का ही रूट है? ठीक है, इस प्रकार से कई टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूस डिबेट अर्बनाइजेशन को लेके जो वर्ल्ड के एस्पेक्ट में चल रही है। अब वर्ल्ड में ही हम रहते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंडस वैली की कंटेम्प्रेरी में कौन कौन सी सिविलाइजेशन मिलती है। अब आप एक पल को भूल जाइए सब चीजें, अब अपने आपको एक पॉइंट में रख के देखिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, तो आपको पता चलता है कि भाई इंडस वैली कंटेम्प्रेरी कई सिविलाइजेशन थी। जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन चल रही है, ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। फिर इजिप्ट में दिख रही है नाइल वैली सिविलाइजेशन, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है, चाइना में येलो रिवर सिविलाइजेशन चल रही है। ठीक है, ये इनके एरियाज हैं जो रिवर्स के पास में। अब इनमें कॉमन फीचर्स क्या क्या समझ में आते हैं? अब हमें इनमें कॉमन पता चलता है कि भाई ये सब अर्बन है नेचर में। अब आपको अर्बन वर्ड अर्बनाइजेशन समझ में आ रहा है। मतलब अर्बन मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं किस फॉर्म में रह रहे हैं, सबके पास में स्क्रिप्ट है। मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट हमने अभी तक डिसाइफर कर ली है, हमारे पास इंडिया की भी डिसाइफर नहीं हो पाई है। तो कई बार मेसोपोटामिया का पास में लिटरेरी सोर्सेज मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पर इंडस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जितनी सिविलाइजेशन है सब रिवर बेस्ड। अब रिवर बेस्ड क्यों है, तो आपको याद होगा न्यूलिथिक कल्चर हमने पॉइंट पढ़ा था कि जब भी कोई सेटलमेंट सेटल होता है तो आसपास में देखते हैं क्या वहां पे पानी की सुविधा है, क्या वहां पे रिवर है। तो अधिकतर जितनी सिविलाइजेशन है रिवर बेस्ड है। एग्रीकल्चर में मेन प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, डेंस पॉपुलेटेड है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, लोग अलग अलग प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हो, जो हमने पहले तक पढ़ते आ रहे थे कि एग्रीकल्चर एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन, एग्रीमेंट डोमेस्टिकेशन, नहीं। अब भाई यहाँ पे लोग स्टेचू बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सील्स बना रहे हैं, अपने अपनी चीजों में अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पे सिमिलरिटीज तो बहुत सारी है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया, चाइना। इनके साथ में डिफरेंसेस भी थे। डिफरेंसेस क्या, डिफरेंसेस कई प्रकार के मिलते हैं कि भाई कि जो स्क्रिप्ट का पैटर्न है वो अलग अलग है, हर किसी में जगह अलग अलग पैटर्न दिखता है। मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट का अलग पैटर्न है। अगर सिमिलरिटी होती तो आज के टाइम मेसोपोटामिया के थ्रू अपन इंडिया की स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेते। कुछ कुछ जो डिफरेंस है उन डिफरेंसेस को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैप से पढ़ने की समझ में करते हैं। देखिए ये हमारी येलो वैली सिविलाइजेशन, येलो रिवर सिविलाइजेशन, ये हमारी इंडस सिविलाइजेशन चल रही है। ठीक है, ये हमारी टाइग्रिस हिल के पास मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये नील वैली सिविलाइजेशन मिलती है। ठीक है, अब हमें ये पता चलता है कि इनका इनसे ट्रेड चल रहा था। ठीक है, ट्रेड के एविडेंस से पूरा आगे पढ़ेंगे कैसे ट्रेड की चीजें चलती हैं। देखिए यहाँ पे हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन पता चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि भाई इंडस की डिस्कवरी कैसे हुई। अभी तक हमने कुछ पॉइंट पढ़ ली है कि क्या चल रहा है भारत में। अभी हमें भारत में देखिए, अब आप इंडस वैली के टाइम पे आके अपने को रख दीजिए। ठीक है, आपको पता चलेगा एक साइड इंडस वैली है, एक साइड चालुक्लिथिक कल्चर है, कहीं कहीं पे न्यूलिथिक कल्चर्स भी चल रहे हैं ग्रेजुअली डेवलपमेंट में, कुछ कुछ जगह ओवरलैप है स्टार्टिंग फेज में। अब अपन इस पॉइंट के बारे में जूम इन करेंगे। अब हमारा पूरा जो फोकस है इंडिया के वेस्ट की तरफ जाएगा और हम इस पूरे एरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, भाई क्या हुआ था यहाँ पे 1300 के पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब चीज जानने की कोशिश करेंगे, इंडस वैली कैसे आई, कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए आपको एक पॉइंट याद दिलाऊं, जब हम हिस्टोग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें एक पॉइंट जाना था कि ब्रिटिशर्स हमारे इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कई मल्टीपल टेक्स्ट उठाए, कई चीजें उठाई। तो क्या करते थे, मान लीजिए वेद उठाया, वेद उठाया, अब वेद में एक लोकेशन दी है कि भाई फलाना फलाना रिवर के पास में रहते। तो ये लोग क्या करते थे, वहां जाके जाते थे, वहां पे एग्जीबिशन करना शुरू कर देते, खोदने लगते थे कि सिमिलरिटीज मिल रही कि नहीं मिल रही है, चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। ऐसे करके ये अभी तक ये कहानी, वेद के पहले इनको पता नहीं था कि वेद के पहले भी यहाँ पे कुछ था। बहुत लंबा समय चलता रहा, वेद तक कोई खोज नहीं हुई। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके 1826 की बात है, मतलब रिसेंट बात है अभी ये 1826 की बात है। चार्ल्स मेंसन थे, ये अलेक्जेंडर के बैटल हुआ था अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब वाले रीजन में। वहां पे ढूंढते ढूंढते अलेक्जेंडर के बैटल के बारे में ढूंढते ढूंढते गए थे कि यहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिलते हैं जो हमें अलेक्जेंडर के बैटल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वहां पे सबसे पहली बार गए, बट इनको समझ में नहीं आया। फिर अलेक्जेंडर बर्न्स गए थे कि हाँ ये हड़प्पा तक जाते हैं, बट हड़प्पा में क्या देखते हैं कि भाई ये दूसरे रूप से जाते हैं, बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज वगैरह को सर्च करते हुए जाते हैं कि भाई यहाँ बुद्धिज्म का कुछ चलता होगा, ये है, ये भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं। पर अभी तक कोई ये नहीं ढूंढने जा रहा था कि यहाँ पे भी कुछ कल्चर था बहुत बड़ा पुराना। धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन डालते हैं, तो कई पत्थर मिलते थे उस टाइम पे, माउंट्स में टीले बन जाते हैं।
टीले कैसे बनते थे, देखिए आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर धीरे धीरे समय के हिसाब से सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए तो टीले बनते गए। तो उन टीलों में से कभी के पत्थर निकलते थे, खूब सारे पत्थर, लाखों में पत्थर रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोड़ ताड़ के यूज किए। मतलब आप ये सोचिए कितना ज्यादा हमारे पास का जो आर्कियोलॉजी का रिकॉर्ड था उन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम आए। इन्होंने क्या किया, ये गए हड़प्पा, बट ये इतने इंप्रेस नहीं थे, उसको दृष्टि से नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे भी कुछ चीज नया है। अलेक्जेंडर एएसआई में डायरेक्टर जनरल बनने के बाद भी गए थे हड़प्पा, बट लोगों ने यहाँ पे उनको सील दी कि भाई सर यहाँ पे हमारे पास में सील मिल रही है, देखिए कुछ स्पेशल है। उन्हें थोड़ा उस चीज को ध्यान दिया, बट इतना फिर फोकस होकर उस चीज पर कल्चर पर डिवाइड नहीं वो नहीं किया। इसके बाद में भी कई 18 के बाद में डेवलपमेंट होते रहे, कई छोटे छोटे इवेंट्स पता चले। सबसे बड़ा मेजर इसका पता चलता है कि 1920s में दयाराम शाही ने, जो कि एक नेशनलिस्ट राइटर थे, जिनकी अप्रोच थी कि भाई देशभक्ति वाले अप्रोच रखते थे, 1920s में दयाराम शाही ने हड़प्पा को एग्जिबिट किया, और एग्जिबिट किया एक नए दृष्टिकोण से, समझा कि भाई यहाँ पे तो कोई चीज अलग ही है, बहुत पुरानी चीज है। उन्होंने हड़प्पा को एग्जिबिट किया। सिमिलरली साथ साथ में मोहनजोदारो को भी राकेश बनर्जी एग्जिबिट करते हैं। और जब इन दोनों का एग्जीबिशन करके हमें पता चलता है कि भाई ये तो बहुत पुरानी चीज है, तो 1924 में पहली बार जॉन मार्शल ने, ये हमारे जॉन मार्शल सर है, जॉन मार्शल ने फॉर्मल अनाउंसमेंट की कि भाई यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी जो कि 2500 साल पुरानी है आज की मेसोपोटामिया और इजिप्ट के कंपैरिजन में। मेसोपोटामिया और जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है उसके बराबर रखने वाली कहानी है। मतलब इनका कहना यह था कि जो आज आप इंडिया को कह रहे हो ना, इंडिया में मेसोपोटामिया के टाइम का ही डेवलप्ड है। मेसोपोटामिया के टाइम पे इंडिया में लोग रहते थे, ये जॉन मार्शल ने पहली बार बताया। इसके बाद ग्रेजुअली आज भी यहाँ पे रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट चल रहे हैं, स्क्रिप्ट डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स हम यूज करके कई कई चीजों का कोशिश कर रहे हैं कि हमें समझ में आए। अभी जैसे आज के टाइम पे पता चलता है कि एम आर मुगल सर की 1970s में कई रिसर्चेस हैं, उन रिसर्चेस के बारे में आगे जाके पढ़ते रहेंगे। ये पहली इमेज है, देखिए ये पहली इमेज है जो हड़प्पा के द्वारा ली गई थी। यहाँ पे बताया गया है कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नीचे हमें ओल्ड सिविलाइजेशन पता चलती है, जो कि जिसमें बहुत देखिए ब्रेक्स दिख रहे हैं। इनके ऊपर देखिए माउंड है, ये माउंड है, धीरे धीरे करके सेडिमेंट्स की तरफ बढ़ जाता है। हमने आपको बताया था कैसे माउंट्स का डेवलपमेंट होता है, प्रीवियस क्लास से पढ़ा था हमने, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब इनके ऊपर धीरे धीरे करके, ये पहली फोटो है, फर्स्ट इमेज ऑफ अनाउंसमेंट जो हमारे पास मिली थी, ठीक है, कि भैया यहाँ पे 2000 साल पहले माना जाता है, और लगभग माना जा रहा है कि ये जो मोहनजोदारो के पास की बात है कि यहाँ पे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रही होगी, ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया से कंटेम्परेरी है। आगे देखते हैं कि भाई अब हमारे पास में पॉइंट तो समझ में आ गया। अब आप आर्कियोलॉजिस्ट हो, अब आप आर्कियोलॉजिस्ट हो, आपको पॉइंट तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल चीज है, बट इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा जाए, अलग अलग विचारधाराएं आई। तो मैंने कहा, मैं एक ऑथर हूँ, आप दूसरे ऑथर है, तो एक ऑथर ने कहा कि भाई चलो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन तीनों के बारे में हम डिबेट को पढ़ के देखेंगे। नॉमेनक्लेचर का डिबेट है, मतलब अलग अलग ऑथर अलग अलग बात करेंगे। तो हो सकता है किसी ऑथर की बुक में इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हो, किसी ऑथर की बुक में सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हो, किसी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन लिखा हो, किसी के हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड लिखा हो। तो सबसे पहले हम वर्ड पे फोकस करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे क्या था कि पहली बार, अब सॉरी, यहाँ पे ऑथर्स ने कहा कि भाई ये फर्स्ट साइट है जो कि डिस्कवर करी जा रही, फर्स्ट साइट है जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज में आती है। देखिए कहाँ, ये इंडस रिवर है, इसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके पास में पता चलता है कि साइट्स है, तो हम इसको कहेंगे इंडस वैली की साइट्स में पाई गई सिविलाइजेशन, तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ये जॉन मार्शल ने जब अपना पहला प्रपोजल दिया था, 1920s की बात है, तब की बात है, जॉन मार्शल ने पहले प्रपोजल दिया तो उसने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट अब कई ऑथर्स धीरे धीरे आए, रिसर्चेस हुई, तो उन्हें पता चला कि भाई ये जो सिविलाइजेशन है ये यहाँ से भी ज्यादा फैली हुई है, ये आगे भी फैली हुई है, गागर हाकर रिवर की साइड भी है, ये कई और जगह भी आ रही है। यहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर साइट्स हैं जो पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और वेस्ट उत्तर प्रदेश को कवर करती है। तो कैसे हम इसको केवल सिविलाइजेशन एक वैली के रूप में कहने कि इंडस के पास की वैली है, सिविलाइजेशन है। तो इस ऑथर्स ने कई बार इस सिविलाइजेशन को गलत ठहराया है, इस नोमेनक्लेचर को गलत ठहराया है कि भाई इंडस वैली के अलावा भी कई जगह पाया गया है, तो अब इंडस वैली के अलावा भी तो सोचो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई चलो अपन इसको नहीं बोलेंगे कि भाई इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम की क्रॉस हो गया। दूसरी बात आया कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, अब सेम दिखता सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन था। अब ये क्या था, ये इंडिजिनस स्कॉलर्स ने दिया, जो अपने लोकल ऑथर्स थे, जो लोकल ऑथर्स अपनी बुक लिख रहे थे, वो अपनी सिंधु रिवर को एक तरह से मेन मान के चल रहे थे। और सिंधु रिवर की बात कहां से आती है, जो गागर हाकर रिवर है, जिसको पुराने ऋग्वेद में एंशिएंट सरस्वती रिवर्स के नाम से बोला गया है, मेंशन किया गया है। तो लोग कहते हैं गागर हाकर प्लेन्स है, तो इन्होंने कहा कि भाई सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है। बट सिमिलरली यहाँ पे भी सेम दिक्कत थी, क्योंकि भाई ये तो जो एक फेज की बात है ना, इंडस रिवर की वाली फेज की बात, इसकी जो दूर दूर आ रही है,
ये सशक्ता कोट में एक जगह आ रही है, बालाकोट में आ रहा है, सोमनाथ के पास में नहीं आ रहा है। अब इसको आप कैसे किसी रिवर के हिसाब से बोल रहे हैं, आप तो रिवर का एक्सटेंशन ही नहीं है, तो हम कैसे इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहें। तो ऑथर्स ने कहा कि चलो भाई ये वाला टर्म भी नहीं बोलेंगे। फिर इसके बाद में अगला टर्म आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको मोस्ट फेवरेबल बोला गया। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला गया, देखिए हिस्ट्री में अभी तक अपन एक पॉइंट समझ में आ रहा था कि अगर हमने किसी भी कल्चर को नाम दिया है तो उसकी पहली ढूंढी हुई साइट के अनुसार दिया जाता था। जैसे कौन सी साइट पहले मिली उस अकॉर्डिंग हम उस चीज को नाम देते, जैसे अपन ने सुना था ना कि गणेशपुरा जोधपुरा कल्चर के, गणेशपुरा जोधपुरा पहली साइट्स थी जो मिली थी, वैसे ही अपन ने इसको पहला साइट जो अपन को मिला वो हड़प्पा थी, इस कारण अपन को हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड यूज किया। अब एक बात आप याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि हड़प्पा जैसे ही हर जगह सेटलमेंट रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हड़प्पा एक सेटलमेंट है बट वो पहला सेटलमेंट था, इस कारण से अपन ने उसको सिविलाइजेशन के रूप में उसका नाम दिया है। और ये फर्स्ट एग्जिबिट साइट थी। देखिए नोट दिस टर्म डज नॉट इम्प्लाई दैट ऑल साइट्स आर एग्जैक्टली लाइक हड़प्पा, और ना ही ऐसा कहा गया है कि हड़प्पा यहाँ का पहला ओरिजिन वाला होगा, सबसे पुराना हड़प्पा, ऐसा कुछ नहीं है। हड़प्पा पहली ढूंढी हुई साइट है, इसलिए उस साइट के नाम से अपन ने आसपास के साइट्स को सिविलाइजेशन वर्ड यूज किया है, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए कई बुक्स में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऑप्शनल हो, ऑप्शनल अप्रोच में रख रहे हो और आप हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हो, तो आप समझ के चलिए आप अच्छा आंसर लिख रहे हो, आप अच्छा वर्ड यूज कर रहे हो, आप एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहे हो। अब देखिए, अब आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, आप अपने आप को हड़प्पा की फेज में रख के देख रहे हो, आपने देखा कि यार यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, यहाँ पे हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, कई सारे बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं, बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं। आपने सब सेटलमेंट्स को एनालाइज किया और एनालिसिस करने पर समझ में आ रहा है कि भाई इनमें सिमिलरिटीज तो दिख रही है हमें, तभी तो हमने सिविलाइजेशन कहा। सिमिलरिटी होमोजेनिटी है, बट सिविलाइजेशन के साथ में कई हद तक हमें डिफरेंसेस भी समझ में आ रहे हैं। डिफरेंसेस कैसे कि भाई ये सिमिलर तो है बट कुछ हद तक एक दूसरे से डिफरेंट भी है। इस कारण से अपन ने इस चीज को छोटे छोटे डोमेन से बांटा। जैसे पोशल ने एक अपनी बुक में छोटे छोटे डोमेन से बांटा, जिसने कहा कि कल्चरल सिमिलरिटीज तो है बट रीजनल डिफरेंसेस के कारण हमने इन्हें छोटे छोटे डोमेन बांटने से, देखना ईस्टर्न डोमेन बांट लिया कि यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज तो है बट कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। एक हड़प्पन डोमेन हो गया, फिर इसके बाद में चोलिस्तान डोमेन, देखिए ये चोलिस्तान डोमेन हो गया, फिर ये सिंध डोमेन है, फिर ये दूसरा ईरान के पास में अरेबियन सी की बात चली, सोमनाथ डोमेन माना। मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि भाई यूनिफॉर्मिटी तो थी कल्चर्स में बट कुछ ना कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस है। उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा जूम करते हुए, आर्टिफैक्ट्स में डिफरेंसेस देखते हुए, पैटर्न में डिफरेंसेस देखते हुए, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हमें भी इस चीज को थोड़ा डिफाइन कर देना चाहिए कि हड़प्पन डोमेन की बात हो रही है कि ईस्टर्न डोमेन की बात हो रही है, कि साउथर्न ये सोमनाथ डोमेन की बात हो रही है कि सिंधी डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भी आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग टर्मोलॉजीज थी, जैसे हड़प्पन कल्चर्स भी कई जगह मेंशन होता है। हड़प्पन कल्चर्स में कहा क्या कहा गया है कि भाई ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो मैच्योर फेज ऑफ सिविलाइजेशन को कहते हैं कि भाई ये वैक्यूम नहीं चल रहा था, डिड नॉट इमर्ज इन आउट ऑफ वैक्यूम। मतलब है आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है चीजों का, धीरे धीरे करके चीजें सिमिलर होती गई, तभी अलग अलग सिमिलरिटीज भी और डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे फेजेस ऑफ सिविलाइजेशन, कितने प्रकार के फेजेस हैं इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट, अब देखिए क्या है, मल्टीपल बुक्स हैं, उन बुक्स में अलग अलग टाइमलाइन फॉलो हो रही है इंडस वैली को लेकर। अब इन टाइमलाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की टाइमलाइन है, जिससे कभी आपकी बुक पढ़ो, आप जिम शेफर्ड की बुक पढ़ो, पता रहे कि यार ये अर्ली मैच्योर फेज को यूज नहीं करते, कुछ और वर्ड यूज कर रहे हैं, वो वर्ड्स आ जाए पता चले। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कि सेवरल पीरियडाइजेशन आर एम्प्लॉयड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द मोस्ट कॉमन यूज्ड क्लासिफिकेशन फॉर इंडस सिविलाइजेशन इनटू अर्ली मैच्योर लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, मतलब जो आज के टाइम पे हम बुक में पढ़ेंगे वो तो देखो ये वाला है। ठीक है, बट इसके अलावा भी कई चल रहे थे, जैसे अर्ली हड़प्पन हो गया, मैच्योर हड़प्पन हो गया, लेट हड़प्पन हो गया। अर्ली को माना जाता है कि भाई प्रोटो अर्बन फेज होगा, ये प्रोटो अर्बन मतलब अर्बन के पहले वाला फेज, ये हमारा अर्बन फेज है जहां पर फुल फ्लेज सिविलाइजेशन मिलती है, मतलब एक पीक पे है, चरम पे है अपनी सिविलाइजेशन, हाईएस्ट पीक पे चल रही है। दूसरा मिलता है पोस्ट, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, आफ्टर सिटीज धीरे धीरे करके टूटने लगती हैं। अब देखिए सिटीज बनना शुरू हुआ, यहां से लेके सिटी बनी, सिटी चली और यहां से डिक्लाइन हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक जो पैटर्न है, इन चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे भाई, इट्स अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन बोथ। इसके बाद में जो पहला हड़प्पन अर्ली हड़प्पन फेज है 3200 से 2600 के बीच में डिवाइड करते हैं। फिर दूसरा 26,000 से लेके 1900 के बीच में मानते हैं, 1900 से लेके 1300 के बीच में दूसरा आखिरी फेज चलता है। इसके अलावा कई अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बुक में अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है अपनी, जैसे जिम शेफर्ड कहते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग इंडस वैली ट्रेडिशन वर्ड यूज होना चाहिए। आपने पूछा कि सर जिम शेफर्ड सर से पूछा, जिम शेफर्ड सर आप इंडस वैली ट्रेडिशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? उन्होंने कहा कि देखिए क्या है
कि जिम शेफर्ड ने बुक लिखी, बलूचिस्तान के एरिया को एनालाइज किया, समझा। उन्होंने कहा कि भाई रीजन हैव इंटीग्रेटेड एंड एडॉप्टेड ओवर टाइम। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे मैं पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो रीजन है ये धीरे धीरे एडॉप्ट करते 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 सिटी में बना, और वो सिटी को आज अपन लोग ट्रेडिशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वर्ड में यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इसको ट्रेडिशन वर्ड यूज करूंगा, और मैं इस ट्रेडिशन को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक रहेगा रीजनल ट्रेडिशन, रीजनल एरा, जहां पे हमारा अर्ली हड़प्पन फेज को उन्होंने बोला है। दूसरा इंटीग्रेशन एरा, जहां मैंने मैच्योर हड़प्पन फेज को बोला है। तीसरा बोला लोकलाइजेशन एरा, जहां पे लेट हड़प्पन फेज को बोला है। और इनके बीच में जो ग्रेजुअल मूवमेंट है, ट्रांजिशन प्रोसेस है, इसको उन्होंने अलग से डिफाइन किया कि अर्ली मैच्योर हड़प्पन फेज और मैच्योर हड़प्पन से लेट हड़प्पन फेज वाली प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांजिशन एरा है। अब मैंने ये टाइमलाइन आपको क्यों बताई है एक्स्ट्रा, क्योंकि कई बार हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ रीजनलाइजेशन एरा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट द फीचर्स ऑफ इंटीग्रेशन एरा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? अगर कभी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन एरा वर्ड आ जाए तो आपको पता हो कि मैच्योर हड़प्पन की बात हो रही है। अगर कभी भी रीजनलाइजेशन एरा आ जाए तो पता हो कि वही अर्ली हड़प्पन की बात हो रही है। कभी लोकलाइजेशन एरा बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेट हड़प्पन की बात है, ठीक है। अब यहां से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। यहां से पता चलता है कि भाई ये जो जिम शेफर्ड की कहानी है इसको आगे बढ़ाते हैं। रीजनलाइजेशन फेज मतलब स्टार्टिंग फेज। अब यहाँ पे रीजनलाइजेशन फेज के बारे में थोड़ा जूम इन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई रीजनलाइजेशन फेज के बारे में क्या बोलते हैं जिम शेफर्ड। जिम शेफर्ड कहते हैं कि जो देखिए, जिम शेफर्ड का कहना क्या था कि जो इंडिया है यहाँ पे ऑलरेडी कल्चर्स चल रहे थे, छोटे छोटे कल्चर्स थे। अब इन कल्चर्स को अभी अपन देख रहे हैं रीजनलाइजेशन एरा, मतलब अर्ली हड़प्पा फेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कहेंगे भाई रीजनल छोटे छोटे कल्चर्स थे, ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते थे, और इस इंटरेक्शन के ही कारण हमारे पास में धीरे धीरे करके एक इंटरेक्शन मिलने लगा, और ये एक दूसरे में यूनिफॉर्म होने लगे। तो इस फेज को फ्रॉम छोटा सेटलमेंट टू कनेक्टिंग विद अदर पीपल ऑफ अदर सिटीज, अदर विलेजेस, इसको उन्होंने कहा है रियलाइजेशन फेज। रीजनलाइजेशन फेज धीरे धीरे करके एक इंटीग्रेशन फेज की तरफ चलने लगता है, जब ये जो मिलते मिलते धीरे धीरे करके इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं आपस में कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाने लगते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या? इसको पहली बार सिविलाइजेशन फेज कहते हैं। यूनिटी डाइवर्सिटी मतलब क्या? ये अपने आप को तो स्पेशल बना ही रहे हैं, इनके पास में कुछ स्पेशलिटी है जो फॉलो कर रहे हैं, बट साथ साथ में दूसरे की स्पेशलिटी को भी लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एक सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट ए है, ये सेटलमेंट बी है, ये बहुत अच्छे से खाना बना लेते हैं। मान लीजिए इनके पास में खाना, इनकी ये ब्रॉन्ज अच्छा बनाते हैं, ये कॉपर अच्छा बनाते हैं। ये कॉपर में तो स्पेशलिस्ट हैं ही, कॉपर तो बना ही रहे हैं, बट साथ साथ में ब्रॉन्ज को भी बनाना सीखा, और ये ब्रॉन्ज में एक्सपर्ट तो है बट इन्होंने कॉपर को बनाना भी सीखा। एक तरह से इंटरेक्शन जो चल रहा है, ये पॉइंट हमें समझ में आता है कि भाई यूनिटी तो है, बट कहीं कहीं पे पॉइंट समझ में आ रहा है कि इससे 100% सिमिलर नहीं है ये लोग, कहीं कहीं पे डिफरेंसेस भी हैं। इन डिफरेंसेस को हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत जूम इन करके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है, जिसको अपन मैच्योर फेज कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये हमारा मेन पीरियड है जहां पे हम कई प्रकार की चीज देखेंगे। अब जैसे एक छोटा सा और डाइवर्सिफिकेशन का चीज देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि भाई हड़प्पा में जो ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था वो अलग था। लोहतल में आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे डॉकयार्ड के एविडेंस मिलते हैं। ढोलावीरा में आपको पता चलेगा कि भाई ढोलावीरा में तो 3 लेयर थी प्लानिंग की, अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। बल्कि सिमिलरली सेम टाइम पे हड़प्पा पे केवल 2 थी, सिटाडेल और लोअर टाउन, अपर टाउन। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग कॉमन तो है, बट इन कॉमननेस में भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, और इन डिफरेंसेस को रीजनल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग एक दूसरे से आपस में मिल रहे थे, इंटीग्रेशन चल रहा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का पॉइंट चल रहा है। इसके बाद में आता है लोकलाइजेशन एरा। ये हमारा डिक्रीजिंग फेज है, एंडिंग फेज है, डिक्लाइन फेज है। इसको डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हड़प्पा कल्चर चल तो रहा था, बट एक अलग पैटर्न चल रहा था। यहाँ पे लोग डिक्लाइन चल रहे थे, और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चीज चल रही थी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले, जैसे कि पहले इंडिया और पाकिस्तान साथ में है, इकट्ठे रह रहे थे, इंडिपेंडेंस के पहले की बात चल रही है। वो हमारा इंटीग्रेशन फेज है, मैच्योर फेज है। ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस के बाद में हमें पता चलता है कि भाई पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, बट स्टिल आज भी हम अपने इंडिया की वैल्यू पाकिस्तान के साथ में लेके चलते हैं, और पाकिस्तान में भी होली सेलिब्रेशन होता है। मतलब आप अलग तो हो गए, आपने अलग घर तो बना लिया, बट अभी भी आप अपने कल्चर से नहीं अलग हो पा रहे हो। आप अभी भी अपना होली सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप अभी भी अपने उस जो पैटर्न है, रिलीजन पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। तो ये जो चीजें है ना कि मन से नहीं जा पाती, चीजें चीजें चली तो जाती हैं, लोकेशन से चली जाती है, बट जो जुड़ाव है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज नहीं जा पाती। जो आपने पहले मैच्योर फिल्म चीज सीखी, वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन पैटर्न में जाती तो है, बट अभी कहते हो कि डिक्रीजिंग फॉर्म में है, उतने अच्छे से नहीं होली मनाई जा रही है, बट होली थोड़ा बहुत मनाने के एविडेंसेस देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी में मिलती है कैन्योर के बारे में। जॉन मार्क कैन्योर, ये कहते हैं, इन्होंने जिम शेफर्ड ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ाया, और इन्होंने कहा कि भाई ये ठीक है आप बोल रहे हो रीजनलाइजेशन एरा, इंटीग्रेशन एरा और लोकलाइजेशन एरा,
बट ये कहते हैं कि इससे पुरानी पैटर्न क्या है, मतलब वो कहते हैं न्यूलिथिक चालकोलिथिक पैटर्न था, वहां से चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इनका कहने का मतलब ये था, देखिए एराज है ये, इन्होंने कहा जब न्यूलिथिक मेसोलिथिक फेज चला, पहले न्यूलिथिक मेसोलिथिक में सेटलमेंट बना, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अर्ली प्रोड्यूसर साइट से, अब मेहगढ़ का एग्जांपल लेके चले तो मेहगढ़ हमारे पास में पहले भी मिल रहा था, आज ही मिल रहा है। तो मेहगढ़ धीरे धीरे करके मेहगढ़ का रीजन डेवलप होता गया और वो सिटी की तरफ जाने लगा और वो सिविलाइजेशन का पार्ट बन गया। तो उनका कहना यह था कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, ये रातों रात प्रोसेस होने वाली नहीं है। यहाँ पे प्री हड़प्पन का भी रोल बहुत बड़ा प्ले होता है कि धीरे धीरे करके एक पैटर्न वाइज पैटर्न चीजें आ रही है, फिर वो रीजनलाइजेशन एरा में आती है, फिर वो अर्ली हड़प्पन फिर से करते 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 आगे बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि इंडिया में, अब एक पॉइंट समझ के देखिए, इंडिया में जब रीजनलाइजेशन एरा की बात करिए, अर्ली अर्ली हड़प्पन फेज है, यहाँ पे दो एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे रवि कल्चर चल रहा है, यहाँ पे कोट डीजी कल्चर भी चलता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप पता चलेगा, जब इंटीग्रेशन आएगा तो आपको हड़प्पा के फेजेस समझ में आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे करके आपको लेट सिमेट्री एच फेज मिलेगा, मतलब यहाँ पे सिमेट्री एच मिलने लगेंगी, कल्चर चेंज होने लगेंगे। इन सब के बारे में बहुत आराम से पढ़ेंगे। आप अभी बस इस वीडियो को एक पैटर्न को एनालाइज करने के लिए समझ लीजिए, हम आगे सेकंड वीडियो में बहुत इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। क्योंकि अभी जो पहली वीडियो है, एक्चुअली एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कभी वर्ड समझ में आए, देखें तो आप कभी ये ना कहें कि मुझे पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हमारा टॉपिक और थोड़ा क्लियर होकर आगे बढ़ेगा, जो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियर लेकर चलेंगे। अब देखिए, जो अब हम अपनी मेन टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं, वो हम ही फॉलो कर रहे हैं अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। अर्ली फेज चलता है 3200-600 बीसी और यहाँ से हमारा डिक्लाइन हो जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली डेट है, बट इनके आने से पहले हम मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से अपने आप को कंपेयर करके चलते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, बीच में एक बार मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन रिपीट हुई तो हमारी भी चेंज हो गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलने लगता है कि भाई और क्लियरिटी आने लगती है चीजों में। तो आज के टाइम पे जो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग एविडेंसेस है वो इस टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो इंडस वैली आप पढ़ेंगे वो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज पूछते हैं, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, आप एक साइट पे गए, अब वो साइट पे कैसे पता चले कि भाई ये साइट है, ये इंडस वैली की साइट है। तो वहां की पहली बात, पोर्ट्री आप देखेंगे, पोर्ट्री रेड विद डिजाइन और ब्लैक। आपको पता होगा पोर्ट्री हमारे पास पहले ही मिलने लगती है न्यूलिथिक कल्चर में, जैसे रेड और ब्लैक डिजाइन की मिलती है, उसमें मोटिव्स मिलते हैं। ये मोटिव्स हैं, छोटी छोटी इमेजेस हैं। हमें ब्रिक्स की साइज स्टैंडर्ड दिखती है, 1:2:4 की स्टैंडर्ड साइज दिखती है। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है साइज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। हमें मटेरियल ट्रेड्स में कॉमननेस दिखने लगती है, जैसे क्या कि टेराकोटा की जो केक्स मिलने लगते हैं उसमें ट्रायंगुलर समथिंग इमेजेस दिखने लगती हैं, कोई कई कई प्रकार की सिमिलरिटीज दिखने लगती हैं। जब भी सिमिलरिटीज दिखने लगती है तो हम कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा साइट की चीज है। कई स्टोन और कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिलने लगते हैं, जिस कारण से हम ये समझ पाते हैं कि ये जो चीज है ये हड़प्पन साइट है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम अपने आप को कंक्लूड करते हैं और हम ये जाने आज हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई एक्चुअली कि क्या है इंडस वैली कल्चर। अभी तक हम ये जान गए कि भारत में इस फेज के टाइम पे तीन चीजें चल रही थी। एक चल रहा है न्यूलिथिक कल्चर, वो भी एंडिंग चल रही है इसकी। एक चल रहा है कॉपर कल्चर, कॉपर एज। दूसरी साइड वेस्ट हमारे पास चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको हमने कई प्रकार के नाम से जाना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली ट्रेडिशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सरस्वती सिविलाइजेशन के वर्ड में जाना और हड़प्पन सिविलाइजेशन के वर्ड में जाना। तो मोस्ट फेवरेबल हमारे पास में हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने इसलिए क्रॉस किया क्योंकि भाई ये इंडस वैली के अलावा भी कहीं कहीं फैली हुई है, तो ये क्रॉस किया। जब इंडस वैली ट्रेडिशन की बात करते हैं जिम शेफर्ड बोलते हैं, और जब सेम चीज इंडस वैली की यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे आती है कि भाई आपने जो इंडस और सरस्वती को एक बोला है ऋग्वेदिक के बाद, फिर भी उसके बाहर भी एक्सटेंशन फैला है, अफगानिस्तान के पास में भी है, पाकिस्तान के और भी रीजन को कवर कर रहा है। इस कारण से हमें इसको इंडस रिवर से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर इसके बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला क्योंकि हड़प्पा के साथ में दो प्लस पॉइंट थे। एक तो फर्स्ट साइट्स थी, फर्स्ट साइट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो हमारा हिस्ट्री का नोमेनक्लेचर अभी तक चलता आ रहा है, जो पहली साइट बने उसके अनुसार नामकरण करें। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी चीजें चल रही हैं धीरे धीरे करके अपन उसको सिमिलरिटीज देखते चलेंगे, बट इसका मतलब ये था कि आप ये ध्यान में रखें, फर्स्ट साइट होने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि हड़प्पा एक मेन साइट थी इसके साथ सिमिलर सब कुछ हो, नहीं भाई। हड़प्पा से अलग अलग साइट्स थी, हर जगह अलग अलग विशेषताएं थी, हर कोई साइट अलग अलग थी, बस अपन नाम हड़प्पा यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने पॉइंट जाना था कि टाइमलाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रीजनाइजेशन एरा, इंटीग्रेशन एरा और लोकलाइजेशन एरा। रीजनाइजेशन एरा में लोग जुड़ रहे थे इकट्ठे, इंटरेक्शन हो रहा था,
ये इंटरेक्शन का पीक पॉइंट चल रहा है जब लोग सिमिलरिटीज रख रहे हैं, स्क्रिप्ट पे कॉमननेस आ रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉमन हो रहा है, लोग एक दूसरे से जुड़ मिल रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स पीक पे चल रहा है, हर चीज पीक पे चल रही है, मतलब अपना मैच्योर फेस, मैच्योर। और धीरे धीरे करके जब डिक्लाइन होने लगता है, लोगों में स्प्लिट होने लगते हैं, तो वो आता है धीरे धीरे करके लोकलाइजेशन एरा। अब लोकलाइजेशन एरा तो था, बट लोग धीरे धीरे करके एक अलग अलग पैटर्न यूज कर रहे थे, जैसे स्क्रिप्ट का यूज कम हो जाना, एक पॉइंट समझ रहे हो आप। दूसरा, मोटिव्स को कम दिखना, सील्स का कम हो जाना, अलग अलग पैटर्न था। बट आप ये नहीं कहोगे कि एक दिन रातों रात में लोकल लोकल होने लगे लोग। रातों रात में लोकल का हमने एग्जांपल लिया था ना, कि रातों रात में लोग नहीं भुला पाते कि हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको पाकिस्तान का एग्जांपल मैंने क्यों दिया था, भले ही हम अलग हो गए हैं, बट स्टिल समवेयर वी आर कॉमन फ्रॉम अवर मोरल्स, और कहीं कहीं हम रिचुअल्स कल्चर्स में इकट्ठे कुछ चीजें फॉलो करते हैं। तो वो चीज आपको समझ में आती है कि सिमिलर थे, पर वो डिक्लाइन के फॉर्म में चल रहा है। तो अभी तक हमने कई चीज समझ ली। तो आज हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया अपने इंडस वैली के बारे में। फिर यहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने टाइमलाइन के बारे में जान लिया, पीवाईक्यू समझ लिए, सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का डिफरेंस समझ लिया, इंडस वैली और उसके साथ में चलने वाले कंटेम्प्रेरी कल्चर से मेसोपोटामिया कल्चर हो गया, डिस्कवरी कैसे हुई इंडस वैली की, डिस्कवरी के बाद में नामकरण कैसे हुआ ये जान लिया, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग फेजेस अपने अपनी बुक में बताए वो जान लिए। फिर जो एक्चुअल टाइमलाइन हम यूज कर रहे हैं वो समझ लिया, और कोई साइट अगर इंडस वैली की साइट है उसको कैसे देखें वो हमने जान लिया। अब इसके बाद से जो हमारा पार्ट 2 है, यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा, जो है एक्चुअल इंडस वैली के ओरिजिन से। अब यहां से हम अपने टॉपिक को इन डेप्थ लेके चलेंगे, डिबेट्स के रूप में पढ़ेंगे, एनालिसिस के हिसाब से पढ़ेंगे, और यहां से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बनने की कोशिश होगी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा एनालिटिकल अप्रोच में रखा है कि आप समझ पाओ कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसके पीछे बैकग्राउंड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बट अब यहां से हमारा जो मेन टॉपिक है वो कल से शुरू होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा वो ओरिजिन को लेके होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा पाऊँ, सिंपल कर पाऊँ चीजें। तो जो भी आपके कमेंट्स फीडबैक्स हो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।